सोने और चांदी में कल आई थी तबाही, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी इन्वेस्ट करें या नहीं, क्योंकि आज की डेट में सोने और चांदी में एक डिसेंट रिकवरी दिख रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये गिरावट क्यों आई थी, अगर ये समझ गए तभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, किसे नहीं करना ये समझ पाएंगे। और कल से आज तक आपने 100 बार सुन लिया होगा कि चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दी है, इस वजह से गिरावट आई थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, और ऐसा नहीं हुआ, इवन प्राइस गिर गया। सो पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर, डेटा पॉइंट के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली बाजार में क्या हो रहा है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमें बाजार कैसे देखना चाहिए। सो मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर हम आज के बाजार की बात करें तो लाइव मार्केट में एक मेजर अपमूव यहां पे आपको देखने को मिला है सिल्वर के अंदर, मतलब रिकवरी आई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यहां से ये वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन हुआ क्या है अब ये देखो। सबसे पहले इस वॉल्यूम्स पे हमेशा ध्यान रखना, ये रिपीटेटिव है लेकिन ये वॉल्यूम्स जरूरी हैं, क्योंकि ये रियल डिलीवरी की वॉल्यूम्स नहीं है। मतलब कोई सोना खरीद रहा है या चांदी खरीद रहा है तो वो अपने घर लेकर के नहीं जाना चाहता, ये सिर्फ पेपर एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आप रिलायंस के 10 स्टॉक खरीदते हो और बेचते हो, जिससे वॉल्यूम जनरेट होती है, लेकिन जब डिलीवरी लेने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हो कि मुझे रिलायंस नहीं चाहिए, मैं थोड़े से प्रीमियम देख करके एग्जिट करना चाहता हूं। काफी सारों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डिलीवरी ले पाए, और सोने और चांदी में इतनी जगह ही नहीं होती कि आप डिलीवरी लेकर के रखोगे कहां। और यहीं पे जो ETF वाले हैं वो भी काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, जिस वजह से ऑल ऑफ द सडन इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स आई हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखो, और इसको कहते हैं RSI, और अगर आप इसको समझ गए तो गेम आप समझ जाओगे। लास्ट टाइम आप देखो, ये जो RSI था हमारा ट्रेड करा था 82 के बीच में सितंबर 2023 में, और ये ट्रेड करता रहा अक्टूबर 2025 तक। मतलब एक महीने के आसपास ये इसी जोन के अंदर ट्रेड करता रहा, और इस जोन में जब वो ट्रेड करता रहा तो आप प्राइस के हाल देख सकते हो, प्राइस सीधे सीधे ऊपर जा रहा था, और जो रिटेल इन्वेस्टर था उसे ये लग रहा था कि भाई अब प्राइस रुकेगा नहीं। और लास्ट टाइम 49% के गेन्स दिए थे सिल्वर में, और सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है नहीं अच्छा ये भी डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे RSI ये तोड़ता, बिकॉज 80 का RSI मतलब आप ये समझो कि आप काफी एक्सपेंसिव बना देते हो उस एक एसेट को, मतलब अब खरीदने वाले धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्योंकि RSI इतना ज्यादा हाई है तो हर एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ी पैसों को घर लेकर के जाते हैं। वही चीज होती है जब भी आप देखो, पहले भी ये RSI यहां तक पहुंचा था, उसके बाद एक मेजर करेक्शन हुआ। अभी अगर आप देखोगे तो एक RSI यहां पर पहुंचा, एक मेजर करेक्शन हुआ, और कल भी जो RSI था वो 80 के ऊपर चला गया था तो भी एक मेजर करेक्शन हुआ था। तो यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि अब तो RSI 70 के अंदर आ गया तो क्या खरीद लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर एक और चीज आपको नोट करनी है। क्या, जब लास्ट टाइम RSI इस वाले जोन में आया था तो देखो क्या हुआ था। जब RSI गिरा, मतलब एक मेजर करेक्शन आया यहां पर भी एक रेड कलर का, उसके बाद जो बाजार था वो संभला था, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल जो कि आपको यहां पर भी दिख रहा है। अब डे एंड होते होते ग्रीन कैंडल बड़ा होगा छोटा होगा, नो वन नोज, लेकिन यहां पे ग्रीन कैंडल आई थी, और बाजार में अगले दिन से आप देख सकते हो एक अच्छी खासी डाउन साइड हमें देखने को मिली। जो डाउन साइड हमारा अप्रोक्सीमेटली चला था 1-1.5 महीने के आसपास, उसके बाद एक और बार रैली आई। अब ये रैली आने के पीछे चाइना का हाथ है, ये बात सच है, क्योंकि चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सिल्वर का। मतलब मैक्सिको 24% शेयर होल्ड करता है ग्लोबली, चाइना 13% करता है, और जो 13% है आप ये मानो कि वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, एकदम से जो कमी है वो आ जाएगी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो तो बढ़ रही है, अब एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहे। अब जो चाइना है क्या वो ऑल ऑफ द सडन एक्सपोर्ट्स बंद कर सकता है? नहीं, उसने अपने देश के लोगों को बोला, बेसिकली उन कंपनीज को बोला जो सिल्वर प्रोड्यूस करते हैं, कि हमारे देश से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट मत करो, और ये बहुत अमेजिंग चीज है और इस पे इंडिया को भी काम करना चाहिए। रॉ मटेरियल हो गया मतलब प्योर सिल्वर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको $100 के आसपास मिल जाएगा, हाइपोथेटिकल नंबर बताता हूं। लेकिन अगर उसे सिल्वर का यूज करके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उसको बेचते हो तो उसमें आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे और आपके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर आप देखोगे जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, और जो मैक्सिको सिल्वर क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें भी जो चाइना है वो काफी सिल्वर इंपोर्ट करता है। तो चाइना का खुद का सिल्वर, और जो मैक्सिको और अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहा है वो सिल्वर पाइल अप करके अपने पास रख रहा है कि हम प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे। जैसे एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड हो गए। अब जो ग्राफिक
ग्राफिक कार्ड का डिजाइन वाला पार्ट है, कितने नैनो सेंटीमीटर की वो चिप बनेगी, ये सारा काम यूएस में हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी वो चाइना में होगी। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अब वहां पे जो सिल्वर यूज होगा वो जो चाइना है वो लगाएगा, लेकिन जो सिल्वर चाइना के पास है वो सस्ते प्राइस में है, और वो जब ग्लोबल मार्केट के प्राइस पे चिपका करके एनवीडिया को वापस देगा तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। मतलब जो सिल्वर आपको $100 का मिल रहा था, अब वही सिल्वर आपको $130 मिलेगा। इसको कहते हैं कि आप रॉ मटेरियल मत बेचो, आप चीजें प्रोड्यूस करके बेचो। इंडिया में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हम रॉ मटेरियल बेचते हैं, हम उसे कन्वर्ट करके कुछ नहीं बना करके देते, राइट। अब जब चाइना इंपोर्ट भी कर रहा है सिल्वर और अपना सिल्वर एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा और कह रहा है कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग हब हूं, मुझे सोलर बनाना है, मुझे ईवी बनाना है, मुझे 36 चीजें और बनानी है, तो मेरे पास तो खुद की कंजम्पशन के लिए चीजें नहीं है, तो कोई दुनिया का बंदा आकर के ये नहीं कह सकता कि नहीं आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई, पहले मैं अपना पेट पालूंगा तब जाकर के किसी और को दूंगा ना। और यही चीज हो रही है यहाँ पे, जिस वजह से जो रियल डिलीवरी है वो ही अपने आप में बढ़ गई है। सपोज करो एनवीडिया है, एनवीडिया को अपना ग्राफिक कार्ड बनाना है और उसकी जो कॉस्ट आती है मान लो $50 आती है। अब सिल्वर इतना बढ़ गया तो जब एनवीडिया अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगा तो उस केस के अंदर जो सिल्वर का प्राइस है वो आ जाएगा, तो एनवीडिया की जो चिप है, जो ग्राफिक कार्ड है $50 का, वो ऑटोमेटिकली $60 का हो जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे तो एनवीडिया खरीद सकता है। अब एनवीडिया क्या कहेगा कि एक काम करते हैं, मैं भाई $60 पे ना बना करके मैं अपना जो कार्ड की डिलीवरी है या मैन्युफैक्चरिंग है वो मैं चाइना में शिफ्ट कर देता हूं और चाइना से बनवाऊंगा, तो जो $60 है वो मेरा $59 पड़ जाएगा, तो $1 बचाएगा, और वॉल्यूम ज्यादा है तो $1 बहुत बड़ा चीज हो जाता है। इस केस में चाइना के पास सिल्वर है और उसके पास एनवीडिया की मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, तो इससे उनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज भी बढ़ गई। तो ये लॉन्ग टर्म गेम है जो एक्चुअली चाइना खेल रहा है हमारे साथ, कि भाई प्राइस को इन्फ्लेट कर दो ताकि ग्लोबल मार्केट डिसरप्ट हो जाए, और जब ग्लोबल मार्केट डिसरप्ट हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास आएगी। क्यों भाई, जो रॉ मटेरियल है वो मेरे पास है, मैं ही बना करके बेचूंगा, मैं रॉ मटेरियल बेच ही नहीं रहा। अब सेम चीज सोलर इंडस्ट्री के साथ करेगा, ईवी की बैटरीज के साथ करेगा, और इसी वजह से जो इलॉन मस्क है वो भी परेशान है कि भाई जो टेस्ला है वो तो भाई पीछे हो जाएगी, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बैटरी वो अभी भी इंपोर्ट चाइना से ही कर रहा है, लेकिन सिल्वर बढ़ने की वजह से बैटरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन BYD को काफी सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं चाइनीज गवर्नमेंट की साइड से, तो उनकी जो प्राइस है वो और कम हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर बढ़ रहा है और सिल्वर चाइना के अंदर ही है। तो ये गेम समझ रहे हो कितना बड़ा है। तो ये ग्लोबल मार्केट में ना एक बहुत बड़ा क्रैश लाया जा सकता है अगर चाइना ऑल ऑफ द सडन सप्लाई खोल दे। क्यों, आप सोचो, जो यूएस है वो इस समय पे भीख मांग रहा था चाइना के आगे कि यार प्लीज हमें रेयर अर्थ मिनरल दे दो, इसी वजह से जो ट्रेड डील मिली चाइना को वो मिली। आज की डेट के अंदर क्या हो रहा है भाई, अब सप्लाई उसने सिल्वर की भी कम कर दी, बाहर से भी खरीद रहा है, तो यूएस के पास जो डोमिनेंस था वो यूएस खो चुका है। दूसरी चीज, पहले तो रेयर अर्थ मिनरल के लिए हाथ जोड़ रहा था, आने वाले टाइम पे हो सकता है सिल्वर के लिए भी हाथ जोड़ता हुआ दिख जाए। अपनी फैक्ट्री खोलना, सेटअप करना, चीजें लगाना, इसमें सालों लगेंगे। ऐसा नहीं है ऑल ऑफ द सडन जाकर के यूएस बोलेगा चलो खोदना शुरू करते हैं और सिल्वर निकालना शुरू करते हैं, हम तो अपना सिल्वर बनाएंगे। नहीं होता ऐसा भाई। जैसे इंडिया है, अगर इंडिया सोचे आज दुनिया की फैक्ट्री बन जाऊंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनूंगा, नहीं बन पाओगे, 10 साल लगेंगे आपको, हर एक चीज में टाइम लगता है। और जब तक आप वो सारी चीजें सेटअप करोगे, चाइना अपना काम निकाल चुका होगा और वो अगेन 10 साल आगे आपके साथ हो जाएगा। अगर आपने नई फैक्ट्री ज्वाइन करी होगी, बनाई होगी, और किसी कंट्री को लग रहा है कि भाई उसको हैम्पर हो जाएगा, वो तो सप्लाई बढ़ा देगा। एक काम करो, आपकी जो नई फैक्ट्री है वो भी लॉस मेकिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही इतना प्रॉफिट बना लिया है, चीप प्राइस पे वो आपको बेच देगा। तो ये गेम इस समय पे चाइना पे चल रहा है। सो एज अ ट्रेडर अगर मैं बताऊं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन बिल्डिंग के लिए अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से यहां पे थोड़ी सी गिरावट आनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक छोटा सा ट्रैप हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आसपास कोई सपोर्ट नहीं है यहां पे, ठीक है। एक मेजर हाई था, एक मेजर लो बना, तो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। अगर ये कैंडल यहां पे इतनी ही बड़ी बन जाए तब तो हम समझ सकते हैं कि भाई यहां पे कंसोलिडेशन आ गया, 2-3 दिन बाजार इस वाले जोन पर रुक जाता, तो ठीक है। अगर नहीं रुकता तो मोस्ट प्रॉब्ली नीचे आएगा, एंड देन उस केस के अंदर हम एसआईपी करेंगे। और एसआईपी करेंगे कितने दिन के, कितने सालों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब जब भी हमें एक स्विंग लेने का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि जो कमोडिटीज होती है ना, वो लॉन्ग टर्म पिक्चर में काम करती है। मतलब कमोडिटी का डाउन साइकिल लंबा होता है और कमोडिटी का अप साइकिल भी लंबा होता है। जैसे अगर मैं और पुराना डेटा आपको दिखाऊं तो कमोडिटी एक बहुत प्यारी चीज है कि अगर आप देखोगे तो ये पैसा ही नहीं बनाती कई सालों तक। देखो ये गिरता रहा, तो ये गिरता चला गया, 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 इसने उठने का दोबारा नाम ही नहीं लिया। फिर ये कंसोलिडेट करने लग गया,
तो भाई ये सो गया, ये कंसोलिडेट ही करता चला गया सालों तक। और अब जब ये बढ़ना शुरू हुआ है तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो कमोडिटी इसी तरीके से काम करती है, चाहे आप लैंड की बात कर लो, ज़मीन की, चाहे आप सिल्वर की बात कर लो, चाहे आप गोल्ड की बात कर लो, बढ़ता है तो बढ़ता है, गिरता है तो गिरता है। इनकी जो साइकिल होती है 5 से 8 साल की साइकिल होती है। अगर हम देखें तो क्या हम साइकिल के इनिशियल फेज में हैं? अगर मैं ऑब्वियसली यहाँ पे देखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि करीब करीब हम 2 साल तो ऑलरेडी बिता चुके हैं, 1-2 साल की बात और है, उसके बाद ये जो कमोडिटी साइकिल है ये एंड होगी एंड देन वी आर गुड, वी कैन एग्जिट। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे ट्रंप के हाल बुरे हैं, डॉलर गिर रहा है, तो जो गोल्ड है वो तो भाई बढ़ना ही है। इवन जब गोल्ड में मेजर भी करेक्शन आया था ना और आपने आईएनआर टर्म्स में गोल्ड खरीदा होगा तो भी आपने पैसा बनाया होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर टर्म में तो गोल्ड गिर गया था, बट आईएनआर टर्म में गोल्ड बढ़ रहा था, क्योंकि जो आईएनआर है वो 4% गिर रहा था। तो लोग कहते हैं ना कि यार गोल्ड में पैसा खोया है 50%, बिल्कुल खोया है, लेकिन जो रिकवरी आई इंडियन रुपया टर्म में वो एक्चुअली आ गई थी बहुत साल पहले ही, क्योंकि रुपया ही डेप्रिशिएट कर रहा है। और हमने क्या सीखा है कि जो गोल्ड है वो एप्रिशिएट करता है आपकी करेंसी अगेंस्ट, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को हेज करता है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे कन्वर्ट करोगे हमारे रुपया को तो वो 4-5-6% के आसपास रुपया टर्म में तो रिटर्न देता रहा, बट डॉलर टर्म में ऐसे कुछ खास रिटर्न नहीं आए। और अगर आप फिजिकल की बात करोगे तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ पेपर मनी पे काम हो रहा है। यहाँ कोई फिजिकल ना बाइंग लेने वाला है ना डिलीवरी लेने वाला है। सो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, हम पैसे बना लेंगे यहाँ पे, ना यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बना भी नहीं सकते। सिल्वर ना देखो एक ऐसी चीज़ है जिस पे दुनिया बुलिश हो जाए तो बुलिश हो जाती है, लेकिन गिरता तो गिरता चला जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब 10-15 साल के लिए अगर आप सोच रहे हो कि भाई सिल्वर चलता ही चला जाएगा, एज ऑफ नाउ जो मार्केट ने हिस्ट्री बताई है, डेटा बताया, जो यूज केस बताया है, ये यूज केस आज नहीं थे, ये यूज केस पिछले 5 साल से हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द सडन कुछ नहीं हो गया। ऑल ऑफ द सडन क्या होगा, जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है ना तो लोगों को लगता है वो बढ़ती ही जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, और कोई चीज़ गिर रही होती है ना तो लोगों को लगता है गिरती ही जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। तो जो यूज़ केस हैं ये आज के नहीं, ये पहले के भी हैं। प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ाई जा सकती। जब एक्चुअली इंडस्ट्रीज को लगेगा कि भाई यहाँ पे ग्रोथ आ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट नीचे आएगी, और ये चाइना जब तक अपना काम करके निकल जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि क्रिसमस नहीं बनाना है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये हिंदू समाज है। ठीक है, सो नेट अगर हम देखें तो ये चीज़ हो रही है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड बहुत प्यारी चीज़ की तरीके से बढ़ रहा है। गोल्ड के अंदर भी मेजर गिरावट हुई, बट अगेन एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है इस जगह पे। क्या गोल्ड बढ़ जाएगा? देखो गोल्ड एक रियल एसेट है। रियल एसेट का क्या मतलब, जो 500 साल 5000 साल से पहले चल रहा है, जो आज चल रहा है, और जो आगे भी चलता रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गोल्ड को पूरी दुनिया मानती है। मतलब अगर आप मान लो यूएस डॉलर भी मर जाए ना, जैसे पहले पोर्चुगीज ने राज किया था हम पे, उनकी ग्लोबल करेंसी बनी, उसके बाद जो यूएस है उससे पहले भी थी, उसके बाद यूएस है वो आई, वो भी अब धीरे धीरे करके मर रही है क्योंकि डेट उसमें काफी ज्यादा है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एप्रिशिएट हुआ है लास्ट 100 सालों से, लास्ट 200 सालों से। चाहे करेंसी आई गई, पेपर मनी बना, उसके बाद जो गोल्ड से ट्रेड हो रहा था, अनाज से ट्रेड हो रहा था, फिर उसके बाद गोल्ड से ट्रेड होने लग गया। सो अगर आप ये सोचो ना कि भाई मेरे को जनरेशन के लिए रखना है, सो गोल्ड बढ़िया है, क्योंकि गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है, गोल्ड नहीं आएगा नीचे। नीचे नहीं आएगा मतलब क्या गिरेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 50% गिर भी जाए गोल्ड, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसके यूज केसेस क्या है, आप ज्वेलरी बना लो। इंडिया के अंदर ज्वेलरी का शौक भी काफ़ी है, और गोल्ड किसी को काट तो रहा नहीं है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे की शादी में आप सोना दो उसे, ठीक है, सोने के गहने बनाओ, तो आज से 20 साल बाद ये एक लग्जरी बन जाएगा कि आपके पास सोना है। जैसे अगर मैं आज से सिर्फ 5 साल पहले चला जाऊं तो भाई मैं सोना खरीद सकता था 50,000 रुपए में 10 ग्राम, आज की डेट में 1,40,000 रुपए में। तो आज की दुनिया में ये एक लग्जरी बन चुका है। शादियों में सोना गायब होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये एक लग्जरी बन जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड हाई है, तो ये एक लग्जरी बन जाएगा। क्योंकि सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, ईटीएफ वाले खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो फिजिकल लेना है तो लो, नहीं लेना तो भाई ईटीएफ के फॉर्म में ले लो। बट अगर आपको जनरेशनल तरीके से गोल्ड को बढ़ाना है तो मेरे हिसाब से गोल्ड चलेगा। सिल्वर मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़ता रहेगा, मुझे लगता है एंड ऑफ द डे सिल्वर बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो उसकी रियल प्राइस डिस्कवरी है वो खत्म हो जाएगी। अभी तो फोमो में चल रही चीज़ें, तो एसआईपी सही रहेगा, क्योंकि फोमो में क्या है भाई, ऊपर जाएगा तो भी खरीदेंगे, नीचे आएगा तो भी खरीदेंगे। तो अगर डिस्काउंट मिल जाए ना, मतलब जो आरएसआई है वो 50 के आसपास मिले हमें, सिर्फ तभी मेरे हिसाब से खरीदना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से डिस्कस करके ही खरीदना। मैं ये कर रहा हूँ तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। कल मैंने रिसर्च करी, मुझे ये फैक्ट्स निकले तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।